हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एचकेसी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ओल्ड क्वेश्चंस पेपर की सीरीज के अंतर्गत आज आप सब के सामने मैं अधिगम लर्निंग टॉपिक से क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि सभी क्वेश्चंस जो हैं ओल्ड पेपर्स के बेस पे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। और हाँ, कल वाली क्लास में जो आप सबने प्यार दिखाया, उन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वाली जो क्लास में जो मैंने पेपर करवाया था, वो पेपर था रीट 2017 वाला पेपर था, जो कि एक अच्छे लेवल का पेपर था। रीट 2017 में L1 का जो पेपर था वो मैंने करवाया था, जिसमें आप सभी ने एक क्वेश्चंस को लेके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा होगी। तो आप सबने कहा वो शुरुआत होगी, बल्कि मैंने जो उसका आंसर बताया था कि भाई आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत है। क्या है? अपने आप में एक अंत है। तो वो मैंने मेरे मन से नहीं बताया, वो बोर्ड ने आंसर उसका वही माना है कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा होगी, तो अपने आप में एक अंत है। ये बिल्कुल बोर्ड ने इसको राइट माना था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको राइट माना था कि आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत है। क्योंकि जब बाह्य प्रेरणा क्या मिल रही है अपने को, किसी कार्य को अंत करने की, किसी कार्य को खत्म करने की प्रेरणा बाह्य मिल रही है, तो आंतरिक मोटिवेशन क्या आएगा अंदर से निकल के, कि अपने आप में एक अंत ही आएगा ना। बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, अप्लाइड बेसिस क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर दो आंसर निकलते हैं, लेकिन उसका आंसर वही माना जाता है जो एग्जामिनर ने क्या सोच के उस क्वेश्चन को डाला है। एग्जामिनर की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। साइकोलॉजी के अंदर अप्लाइड क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो हमेशा एग्जामिनर की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अपन क्या सोच रहे हैं और एग्जामिनर क्या सोच रहा है, समझ रहे हो ना, उसके ऊपर वो आंसर डिपेंड करेगा। लेकिन उसके अंदर जो मैंने बताया, आप सब 2017 का पेपर मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है और उसकी ऑफिशियल आंसर की भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आप सब उसको अच्छे से देखो, मिलान करो कि उसका उत्तर क्या लिख रखा है, मैंने क्या दिया है। हाँ, तो आप सबने मतलब बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी कल वाली क्लास के अंदर, बहुत बहुत आभार है आप सबका। इसी तरह से प्यार बनाए रखें और शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं ये क्लास जो है, मैं मेरे मन से और किसी बुक से उठा के ये पेपर नहीं डाल रहा हूँ। मैं जितने भी पेपर डालता हूँ, पुराने पेपर्स का एनालिसिस करके उनमें से ही क्वेश्चंस उठा के डालता हूँ। एक भी क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाया है। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको गलत बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि आजकल चीज़ें कैसे आ रही है, अप्लाइड बेसिस क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, वो चीज़ें बताना है। ठीक है, पेपर्स का लेवल बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले पेपर्स आते थे तो पहले क्वेश्चंस क्या है कि हुबहू आ जाते थे एग्जाम्स। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते थे, पैराग्राफ से डायरेक्टली आ जाते थे। आजकल सभी क्वेश्चंस अप्लाइड बेसिस, साइकोलॉजी में आजकल 60% से 70% क्वेश्चन अप्लाइड बेसिस आते हैं। उनके अंदर आंसर, अगर जिसने अच्छे ढंग से समझा है साइकोलॉजी को, वही उसके आंसर कर पाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आप सबको एक परीक्षा पैटर्न से अवगत कराऊं कि आजकल ऐसे पैटर्न्स पर परीक्षा करवाई जाती है, ऐसे पैटर्न्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आप अपनी समझ बनाइए ताकि प्रत्येक क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सको। तो यही तो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। आप बुक्स पढ़ते हो इजी लैंग्वेज और क्वेश्चन पूछ लेता है टफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का खेल है साइकोलॉजी। अगर आप तो आप बुक ही ऐसी लेके आओ ना जिसमें टफ लैंग्वेज हो। अगर टफ लैंग्वेज है, पहले से आप टफ लैंग्वेज के अंदर ही तैयारी करोगे, और कितनी टफ पूछेगा एग्जामिनर। तो आप क्या पढ़ते हो, बिल्कुल सरल भाषा वाले क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हो। मॉडल पेपर, मॉडल पेपर में मतलब जितने भी मॉडल पेपर्स बुक्स निकालते हैं टीचर्स, वो सब क्या सरल भाषा देते हैं ताकि आप सब उनको अच्छे से कर सको। तो अगर आप उनको अच्छे करोगे तो आपको आंतरिक मोटिवेशन मिलेगा, यार मेरे को ये क्वेश्चन आया। लेकिन एग्जाम के अंदर टफ लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज का खेल होता है। तो आप एक बुक, आपने अगर एक साधारण बुक पढ़ ली है अच्छी,
नॉर्मल लैंग्वेज वाली बुक को पढ़ लिया है, तो एक बार आप जिसमें टफ लैंग्वेज है, कठिन लैंग्वेज है, उसको भी पढ़ें। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, आप जो बुक पढ़ रहे हो वो अच्छी है, जिस बुक को आप पढ़ रहे हो उस पर आप विश्वास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 30 में से 25 क्वेश्चन तो सभी बुक्स में से आते हैं, केवल लैंग्वेज का फ़र्क होता है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, वो है धीर सिंह धाबाई की अवनी की बुक आती है। धीर सिंह धाबाई की अवनी पब्लिकेशंस की बुक आती है, ठीक है। अवनी पब्लिकेशंस की जो बुक आती है साइकोलॉजी, आप उसको अच्छे से पढ़ो। अगर उसमें से आपने अच्छे से कवर कर लिए है सब्जेक्ट को, तो आपका मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चंस बाहर जाएगा। उसमें बहुत अच्छी लैंग्वेज दे रखी है, उसमें साधारण लैंग्वेज भी है, टफ लैंग्वेज भी है। उसके अंदर सारे प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस पेपर्स का समाहार भी है उस बुक के अंतर्गत, ठीक है। तो आप उसी बुक को ले पढ़े। बाकी जो बुक आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी है, जरूरी नहीं है कि उस बुक से नहीं आएगा, सब बुकों से क्वेश्चंस आते हैं, सब बुक्स अच्छी है, सब राइटर अच्छे हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, जब बालक छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। स्वयं निष्कर्ष, स्वयं करके सीखना, ठीक है। स्वयं निष्कर्ष कर पहुंचना किस विधि में बताया गया था? निर्मितवादी ने बताया था, निर्मितवादियों ने बताया था। तो स्वयं निष्कर्ष निकालना, समस्या का समाधान स्वयं करना छोटे छोटे समूहों में बट के, तो वो होता है आपके निर्मितवाद। क्या होता है? निर्मितवाद। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर, छोटे समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दिया है और छात्र चर्चा कर समाधान का निष्कर्ष निकालते हैं, छात्र स्वयं निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ठीक है, समूह बना के, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपके निर्मितवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्मितवाद हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर डी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षार्थी जो गलती करते हैं वो किसकी ओर संकेत करते हैं? वे कैसे सीखते हैं, इसकी ओर करते हैं क्या? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, और शिक्षार्थियों के सामाजिक की आर्थिक स्तर। तो शिक्षार्थी अगर गलतियां कर रहा है तो इसका मतलब उसने सीखने में कहीं ना कहीं अनुपस्थिति रखी है, ठीक है। तो वो सीखने की अनुपस्थिति को इंगित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर आपके सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चौथा क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती हैं कि वह विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को, एक विषय से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिल रहा है? किसको बढ़ावा मिल रहा है? यानी कि एक ज्ञान है उसको दूसरे क्षेत्र के ज्ञान में जोड़ देना, क्या है? संबंध स्थापित कर देना। क्या होता है? संबंध स्थापित कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपके ज्ञान के साथ सह संबंध एवं अंतरण, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण से संबंधित बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। अधिगम टॉपिक से आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 3-4 क्वेश्चन तो श्योर है अधिगम से आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। क्या है? व्यस्त रखती है स्टूडेंट्स को सामूहिक गतिविधियों में, ठीक है। जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। तो सीखने के किस आयाम को उजागर कर रही है? देखिए, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, फिर देखिए मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो जहाँ पे भी समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह, समूह चर्चा और परियोजना, समूह की जहाँ पर भी बात होती है वहाँ निर्मितवाद अगर ऑप्शंस में नहीं है तो वहाँ पे सामाजिक अधिगम के रूप में अधिगम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मिलजुल के काम कर रहे हैं, सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं, तो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले तथा शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में हो, यह उपागम है। अब छात्र समूह चर्चा कर रहे हैं, वापस वही बात आ गई ना, समूह चर्चा। तो समूह चर्चा करते हैं तो वो निर्मितवाद होता है और सामाजिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल निर्मितवाद की बात कर रहा है। किसकी बात की? निर्मितवाद की, ठीक है। निर्मितवाद उपागम के अंदर छात्र समूह में चर्चा करके समस्या का समाधान निकालते। अच्छे से याद कर लेना, निर्मितवाद उपागम से 100% क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अप्लाइड क्वेश्चन ही आएगा उसमें से अगर आएगा तो।
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? किसने कहा था सीखना मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि ऐसा सीखना ज्ञान का निर्माण करना है? ऐसा जो बोला था वो बोला था लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि सीखने का मतलब है कि ज्ञान का निर्माण स्वयं करना, ठीक है, ज्ञान का निर्माण करना। लेव वाइगोत्स्की ने बताया था। और लेव वाइगोत्स्की ने समाज के लोगों से सहायता लेके सीखने को इम्पोर्टेंट बताया था। उन्होंने MKO बताया था, ZPD बताया था अवधारणा, ठीक है। ये सब आगे और चर्चा कर लेंगे अपन। इसका जो राइट आंसर होगा वो लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया। कोई सी भी अवधारणा थी उसको समझाने का प्रयास किया, पर वह इसे नहीं समझ पाया, ठीक है। परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण क्या है? माना कि आप 3 साल का कोई बच्चा है, ठीक है। अब उसको आप गणित के साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हो, ठीक है, उसकी उदाहरण समझा रहे हो, लेकिन 3 साल का बच्चा उस चीज के लिए परिपक्व नहीं है। 3 साल का बच्चा सीख जाएगा क्या? 3 साल का बच्चा तो अभी 1 2 3 4 सिखाएंगे जो सीखेगा वो भी बड़ी मुश्किल से, ठीक है। लेकिन वही बच्चा अगर 12 साल का हो गया है तो 12 साल का होने पर उसको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि वह उस चीज के लिए परिपक्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस चीज के लिए परिपक्व हो जाएगा। तो यह किस कारण हो रहा है? ये किस कारण हो रहा है? तो परिपक्वता के कारण हो रहा है। यहाँ आंसर परिपक्वता हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। अब सीखना समृद्ध हो सकता है कब? जब कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। कक्षाओं में आवधिक परीक्षाओं पर कभी भी परीक्षाओं पर ध्यान देने से कभी सीखना समृद्ध नहीं हो सकता है, ठीक ना। परीक्षा करवाना बिल्कुल सत्र का आंतरिक बिंदु है। फिर देखिए ये तो नहीं हो सकता है। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, बिल्कुल लाया जाना चाहिए, और जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, बिल्कुल ये सही होगा, ये सही लग रहा है। फिर भी 2 ऑप्शंस और देखो, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, बोर हो जाएगा बच्चा ज्यादा से ज्यादा केवल शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे तो। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करेगा, लेकिन ये चीज इसमें निहित है। तो वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और विद्यार्थियों को एक दूसरे से अंतः क्रिया करवा के शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं अप्लाइड बेसिस क्वेश्चंस। अप्लाइड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें अपने विवेक का प्रयोग करना होता है कि कौन सा सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट आंसर चुनना होता है अप्लाइड क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव देखिए ऑप्शंस। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। अनधिगम सीखने की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो केवल विद्यालय है क्या जहां पे अधिगम प्राप्त होता है? अधिगम तो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कथन गलत है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सही है। सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ नेगेटिव पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, दूसरों से व्यवहार को देखकर सीख रहा है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाएगा? ये आपके आरटेट 2011 के क्वेश्चंस है। क्योंकि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखता है, अनुकरण से सीखता है, ये किस अधिगम के सिद्धांत के अंदर बताया गया है? ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। किससे? क्योंकि वो समाज से देख रहा है, दूसरों के व्यवहार को देख करके सीख रहा है, अनुकरण करके सीख रहा है, तो ये आपके सामाजिक अधिगम हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? स्थायी सीख, जो चीजें सीख रहे हैं तो कौन सा सीखना स्थायी रहेगा, उसको भूलते नहीं है।
रटकर सीखना, तो रटकर का तो कभी साइकोलॉजी इसका मतलब साथ नहीं है, रट करके तो कभी नहीं हो सकता है। समझकर, बिल्कुल समझकर होता है, समझकर सीखना चाहिए। सुनकर, तो सुनकर सीखने से कुछ नहीं, केवल देखकर सीखने से भी नहीं होगा। सही जो सीखना होगा वो समझकर सीखना, किसी भी चीज को सीखेंगे अच्छे से समझेंगे तो वो सही हो जाएगा। यहाँ समझकर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? लेव वाइगोत्स्की किस पर सबसे ज्यादा बल देते हैं? बताया था मैंने, लेव वाइगोत्स्की जो सबसे ज्यादा बल देते हैं वो सामाजिक क्रिया पर बल देते हैं, समाज से सीखने पर ज्यादा बल देते हैं। ठीक है, उन्होंने ZPD, MKO ये सब बताया था, सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक अधिगम सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, ये बात लेव वाइगोत्स्की ने कही थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक शब्द पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं इसमें कि बैठने की उचित व्यवस्था, तो बैठने की उचित व्यवस्था, और शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या विषय वस्तु में प्रवीणता। तो शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो विषय वस्तु में प्रवीणता होना उसका बहुत जरूरी है। ठीक है, विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बालक कब ऊबने लग जाता है? बालक के सामने जब एक ही क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो बालक जब उसको सीख जाता है तो बाद में फिर उसमें इंटरेस्टेड नहीं लेता। बालक किसी चीज को सीख जाता है, एक ही क्रिया को अपन बार बार करवाते तो बालक को ऊबने लग जाता है, यानी कि संभवतः जो कार्य है यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। यहाँ पर फैक्ट और करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि बालक बुद्धिमान नहीं है ये जरूरी नहीं है, बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, सीखने की योग्यता तो है इसीलिए तो ऊब रहा है। ऊबता कौन है? जिसमें सीखने की योग्यता है वही तो ऊबता है। बालक को अनुशासित करने की जरूरत है, ये नहीं होगा। यहाँ सबसे बेस्ट आंसर रहेगा संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है इसलिए वो बालक ऊबने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, तो यह होता है, इससे क्या होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखिए, गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के बच्चे जो हैं वो छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, तो वो उच्च नैतिक विकास होगा। क्या होगा? उच्च नैतिक विकास होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे पुराने पेपर्स के आए हुए, मैंने लिख भी रखा है कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़े, पठन वैकल्य हो गया ना, पढ़ना यानी पठन वैकल्य हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर कोई कौन से रोग से पीड़ित है? तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। सीखने से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है पूछ रहा है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिर देखिए, सीखना केवल विद्यालय में होता है? नहीं होता है, केवल विद्यालय में ही सीखना थोड़ी होता है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बिल्कुल है, और सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो एक, सी और डी ये तीनों तो सही है, लेकिन बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत। क्यों? केवल विद्यालय में सीखना, ये बात गलत है। वो व्यक्ति कहीं पर भी सीख सकता है, स्टूडेंट कहीं पर भी सीख सकता है, लर्निंग कहीं पर भी हो सकता है अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये परिभाषा मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट परिभाषा है, बहुत सी बार एग्जाम्स में पूछी गई है, और ये स्किनर की परिभाषा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट रहेगा, इस परिभाषा को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। सामाजिक अधिगम कब प्रारंभ होता है? बहुत सी बार बता दिया है।
सबसे पहले संपर्क से ही सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। किसी के संपर्क में आएंगे तभी सामाजिक अधिगम प्रारंभ होगा। ठीक है, अलगाव से नहीं हो सकता है, भीड़ से भी नहीं होगा, दृश्य श्रव्य संपर्क बहुत जरूरी है। सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। विशिष्ट अधिगम विकलांगता, ठीक है, अधिगम विकलांगता लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है, तो डायरेक्टली डिसलेक्सिया जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि व्यवहारवादी विचारक कौन है इनमें, तो वाटसन, पियाजे, कोलर और जेरोम ब्रूनर। तो पियाजे, कोलर और ब्रूनर तो संज्ञानात्मक है, क्या है, संज्ञानात्मक विचारक है। वाटसन जो है व्यवहारवादी विचारक के मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास को खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर गृह में। तो बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास जो है उसको अच्छी तरीके से विद्यालय और कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। केवल खेल का मैदान नहीं होगा और दर्शक ऑडिटोरियम में नहीं होगा, केवल गृह में नहीं होगा, विद्यालय और कक्षा में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है, अप्लाइड बेसिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगला क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। सीखना वह सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से केवल और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। यह उदाहरण किनकी है, किनकी है यह उदाहरण, देखिए क्या संज्ञानवादी की है, क्या विकासवादी की है, या फिर व्यवहारवादी की है, या रचनावादी की है। तो केवल अवलोकनीय व्यवहार पर बल दे रहा है, यानी कि यह व्यवहारवादी विचारधारा है। क्या है, व्यवहारवादी विचारधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखना सर्वाधिक होता है। ठीक है, इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु कौन सी क्रिया निषिद्ध होनी चाहिए, कौन सी क्रिया निषिद्ध होनी चाहिए, शैशवावस्था की बात कर रहा है। तो आत्मनिर्भरता का विकास शैशवावस्था में होता है, जिज्ञासा संतुष्टि होती है, मूल प्रवृत्तियों का दमन कभी नहीं होता है, मूल प्रवृत्तियों का दमन कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्रिया द्वारा सीखना भी होता है। यहाँ सी आंसर आपके नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि निषेध होनी चाहिए, निषेधात्मक यानी नेगेटिव पूछ रहा है, तो मूल प्रवृत्तियों का दमन कभी भी सहायक नहीं होता है सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है और वह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल, गेंदबाजी से बल्लेबाजी कभी प्रभावित नहीं होती है, तो वो कौन सा प्रशिक्षण अंतरण हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर ना तो पॉजिटिव मिल रहा है ना ही नेगेटिव मिल रहा है, तो वो हो जाएगा आपके शून्य अंतरण। क्या हो जाएगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप, कि सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। मैंने बहुत बार बता दिया है, सीखने की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें हमेशा गति तेज होती है। कैसी होती है, गति हमेशा तेज होती है, प्रथम अवस्था के अंदर हमेशा गति तेज रहती है। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। साइकिल चलाने वाले को स्कूटर चलाने में बिल्कुल मदद मिल रही है। तो जहाँ भी पुराने पहले का जो सीखा हुआ ज्ञान है, आगे सीखने वाले ज्ञान के अंदर अगर पॉजिटिविटी दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपके धनात्मक, क्या हो जाएगा, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। यहाँ डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यह साइकिल चलाने वाला स्कूटर चला रहा है तो उसको मदद मिली है, पहले वाले जो अनुभव था उसका, उससे आगे वाले जो कुछ भी सीख रहा है उसके अंदर उसको मदद मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, किसी भी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, ले जाना चाहती हैं, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा कर रही है। तो यह किसकी ओर संकेत करना, किसकी ओर संकेत कर रहा है, यानी कि भ्रमण पर चर्चा कर रही है वापस आने के बाद, यानी कि उन्होंने वहां पर क्या सीखा, यानी कि सीखने का आकलन कर रही है। वो जो कुछ भी सीखा है उसका आकलन कर रही है कि बच्चे ने वास्तव में हकीकत में सीखा या नहीं सीखा, यानी कि सीखने का आकलन हो रहा है। ठीक है, सीखने का
आकलन हो रहा है, यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, सीखने का आकलन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए टोली शिक्षण, प्रोत्साहन, अतिरिक्त ध्यान या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, टोली शिक्षण भी सही होगा, प्रोत्साहन भी देना चाहिए और अतिरिक्त ध्यान भी देना चाहिए। इनमें से सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं तो उससे पहले अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसके पहले अध्यागम को बच्चों को तत्पर करना चाहिए, ठीक है। ऐसी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिनसे बच्चा जल्दी सीख सके, ठीक है। तो तत्परता का नियम लागू होता है शुरू में, तो अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, अधिगम की अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए ताकि बच्चा जल्दी सीख सके। क्योंकि दंडित नहीं करना चाहिए, केवल चुटकुले सुनाने से काम नहीं होगा और आराम भी नहीं करना चाहिए, यहाँ होगा अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, अधिगम में वृद्धि कैसे की जा सकती है? प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर या कोई नहीं? तो विटामिन से सीखना थोड़ी होता है और विदेशों में भेजने से नहीं, प्रोत्साहन मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है, प्रोत्साहन देकर ही अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, अब जब क्या होगा तब अधिगम सर्वोत्तम होगा? ये आपके गणित सेकंड ग्रेड 2010, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा है। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी और प्रवृत्ति होगी। तो अधिगम की जो प्रथम सीढ़ी होती है वो अभिप्रेरणा होती है। क्या होती है? प्रारंभिक सीढ़ी क्या होती है? अभिप्रेरणा होती है। तो जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक अधिगम सर्वोत्तम नहीं होगा। सर्वप्रथम मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, अभिप्रेरणा होना बहुत ही सख्त ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? अधिगम की प्रक्रिया को, व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम या संवेदनाओं में परिवर्तन? तो अधिगम की प्रक्रिया उचित ढंग से जो प्रस्तुत कर रहा है वो परिवार में और कक्षा में, कक्षा कक्ष में, समाज में, दोस्तों के साथ, सब जगह व्यवहार में अपना परिवर्तन होगा तभी उसका सीखना अच्छा माना जाएगा। केवल सामाजिक व्यवहार में नहीं है और केवल कक्षा कक्ष, हर जगह उसके व्यवहार में परिवर्तन होना जरूरी है। तो व्यवहार में परिवर्तन ही एक अधिगम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? कौन से नियम को आप नहीं अपनाएंगे? यहाँ देखिए, आंशिक क्रिया का नियम, ये थॉर्नडाइक का नियम है, तत्परता का नियम होना जरूरी है, अभ्यास का नियम महत्वपूर्ण है, प्रलोभन, प्रलोभन के अंदर आता है आपके दंड और पुरस्कार। तो दंड और पुरस्कार को ज़्यादा नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। तो प्रलोभन का नियम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी 1, 2, तीनों होना चाहिए, थॉर्नडाइक के नियम है तीनों ही, प्रलोभन का नियम नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि सभी पुराने पेपर से ही उठाए गए क्वेश्चन थे और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से करते हो, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, किताब को पढ़ना, समझना, उसके बाद प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज नहीं लगाओगे, हाँ मैं बहुत जल्द आप सबके लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ। डेली जो क्लास आएगी, वो जो क्लास होगी उस सब की मैं एक PDF उपलब्ध करवा दूंगा या फिर एक टेस्ट के रूप में दे दूंगा, ताकि पहले आप उनको हल करें और बाद में उनका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको स्वयं को पता चलेगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है, और कितना मेरे को आ रहा है, किस टॉपिक को वापस पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप अपना आकलन स्वयं कर सकोगे तो वो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत सी बार बताया है कि ज़्यादा केवल किताबों के अंदर घुसे रहना ज़रूरी नहीं है। सबसे अधिक जो है आपको पुराने टेस्ट पेपर्स, पुराने पेपर का सॉल्यूशंस, सबसे ज़्यादा पुराने पेपर्स हल करो, उससे आपकी ज़्यादा समझ बनेगी, उससे आपको सीखने में ज़्यादा मिलेगा, सब कुछ आपको एक इंसाइट मिलेगी कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस टॉपिक को किस तरह से कवर करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्लास से और आगे किसी भी टॉपिक से तो आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताएं
और आप सबके इन 35 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हैं वो सब भी आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर क्लास बना के लेके आऊँगा। और किसी को भी और भी कोई ज़रूरत हो मेरे से, किसी की चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप मेरे को एसकेसी क्लासेज के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जाके आप मेरे को मैसेज भी छोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं फ्री में तो पढ़ाता हूँ, सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ आपको, 1 रुपया नहीं लग रहा है आपका। ठीक है, सब आपके लिए ही मेहनत हो रही है, तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर बनता है और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।